नमस्कार। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने कल मनोविज्ञान के विकास क्रम को पूरा किया था। उसके बाद मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है और भारत में कौन सी शाखा प्रचलित है, उसका अर्थ, उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। ये अपने सिलेबस में वैसे विशेष रूप से नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं, यूनिट वाइज नहीं है, लेकिन फिर भी ये इससे क्या होते हैं, इससे आंतरिक क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान के संप्रदाय, या फिर संप्रदाय को हम बोल सकते हैं स्कूल, या फिर बोल सकते हैं संस्थान। यानी संप्रदाय का अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति ने किसी वाद यानी विचार, किसी विचार का क्या कर दिया, किसी विचार का प्रतिपादन कर दिया, और वही विचारधारा क्या होगी, उसके साथ लोग जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है वो जुड़ते गए, और इस तरह वह क्या हो गई, वह एक संप्रदाय, स्कूल या संस्थान बन गया था। तो देखिए मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। इस संप्रदाय, ये जितने भी मैंने 7 संप्रदाय लिखे हैं, इन 7 संप्रदाय में जो मनोवैज्ञानिक आएंगे उनके अलावा संप्रदाय में कोई से भी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कौन से संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है संरचनावाद संप्रदाय, फिर आता है प्रकार्यवाद। इनके ये जो मैंने क्रम लिखे हैं, ये क्रम इनकी कैसे, ये जैसे जैसे आए हैं इनके तिथि के हिसाब से, जैसे संरचनावाद पहले आया, उसके बाद प्रकार्य, यानी कालक्रम के अनुसार मैंने इनके नाम लिखे हैं। संरचनावाद, फिर प्रकार्यवाद आया, फिर व्यवहारवाद आया, फिर संज्ञानवाद आया, फिर मनोविश्लेषणवाद आया, फिर मानवतावाद आया, और लास्ट में प्रेरकीय संप्रदाय। तो देखिए संरचनावाद जो संप्रदाय है वो और प्रकार्यवाद, इन दोनों में क्या है, संबंध है। इन दोनों में संबंध कैसे हैं, मैंने आपको बताया था। विलियम वुंट और विलियम जेम्स, जो विलियम वुंट और विलियम जेम्स, ये दोनों क्या थे, मित्र थे। तो जब ये मित्र थे तो इनका क्या हो गया, इनमें किसी बात से मतभेद हो गया, और मतभेद होने के बाद एक ने कर दी संरचनावाद की स्थापना और एक ने कर दी प्रकार्यवाद संप्रदाय की स्थापना। तो देखिए संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना किसने की, विलियम वुंट। विलियम वुंट ने संरचनावाद की स्थापना की थी। इसके और प्रकार्यवाद की स्थापना किसने की, ये दोनों जो मित्र है, दोनों मित्रों के नाम लिख देती हूँ। देखो विलियम वुंट है और ये क्या हो गए, विलियम जेम्स। अब देखो ये तो है जर्मनी के, और ये कहाँ के हैं, अमेरिका के। ये कहाँ है, अमेरिका के। तो देखिए संरचनावाद संप्रदाय में विलियम वुंट और प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स। जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो यहाँ लिख देती हूँ समर्थक, मतलब अब इनके समर्थन में कौन है, इनके समर्थन में कौन है, तो समर्थक। तो देखो जब विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों क्या हो गए, दोनों जब अलग अलग हो गए थे, तो विलियम वुंट ने किसको ऐड किया, तो हम लिखेंगे एडलर को। विलियम वुंट ने किसको ऐड किया, एडलर को ऐड किया। ऐड करके क्या किया, उसको बेड पर सुलाया, तो हो जाएगा ब्रेडफोर्ड। और बेड पर सुलाने के बाद क्या कराई, टीचिंग कराई, तो हो जाएगा टीचनर। तो आपको याद करने का तरीका क्या है, विलियम वुंट, जब विलियम जेम्स से उसका झगड़ा हो गया तो विलियम वुंट ने एडलर को ऐड किया, ऐड करके बेड पर सुलाया, और बेड पर सुलाकर क्या की, टीचिंग की, यानी एडलर, ब्रेडफोर्ड और टीचनर। ठीक है। इसी तरह प्रकार्यवाद संप्रदाय, ये इसके संस्थापक कौन है, इसके प्रतिपादन किया विलियम जेम्स ने, जो कहाँ के थे, यानी ये पहले यही काम करते थे दोनों साथ ही, लेकिन फिर बाद में ये कहाँ चले गए, जब इनका मतभेद हो गया आपस में, तो ये चले गए अमेरिका। तो विलियम जेम्स जिन्होंने प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादन करता है, इनके साथ कौन कौन से थे, देखो इनके समर्थक पहले तो थे जेम्स मैककिन केटल। सबसे पहले तो इनका नाम आता है केटल का। ठीक है, केटल के बाद आएगा थॉर्नडाइक के बाद आएगा आपके नाम रॉबर्ट एंजल। और रॉबर्ट एंजल के बाद समर्थक करता। तो समर्थक कौन है, पहले तो लिख देती हूँ केटल। केटल का पूरा नाम है जेम्स मैककिन
केटल। फिर आता है इनका जो शिष्य है वो कौन है, थोंडाइक। थोंडाइक इनका शिष्य है, किसका, ये शिष्य और गुरु दोनों इसमें शामिल हुए थे, तो केटल और थोंडाइक। इसके बाद आता है रॉबर्ट एंजिल, रॉबर्ट एंजिल, ठीक है। और रॉबर्ट एंजिल के बाद आएगा नाम आपके जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी का नाम तो आपने सबने सुना होगा। तो देखो प्रकार्यवाद के संस्थापक कौन है, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स के जो समर्थक है, यानी विलियम जेम्स के समर्थन में कौन आए, दो गुरु शिष्य, यानी केटल, और केटल का शिष्य था थॉर्नडाइक। फिर रॉबर्ट एंजिल, और रॉबर्ट एंजिल के बाद जॉन ड्यूवी, ये आए थे। 3 नंबर पे आता है अपने व्यवहारवाद, व्यवहारवाद। ये दो एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। व्यवहारवाद संप्रदाय, मैंने बताया था व्यवहारवाद का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। यह किसने प्रतिपादन दिया, यह कहा था जॉन ब्रोड्स वॉटसन ने, जॉन ब्रोड्स वॉटसन ने, वॉटसन ने कहा था ना। तो इसीलिए वॉटसन के साथ जो व्यवहारवाद के समर्थन करता थे वही क्या हो जाएंगे, व्यवहारवादी संप्रदाय के। तो इसके समर्थक कौन कौन है, इसके समर्थन में एक तो B.F. स्किनर, B.F. स्किनर, C.L. हल, C.L. हल, मैकडूगल, तो विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। और फिर आए थे इनके बाद, ये 3 साथ में, फिर है विलियम वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ, ठीक है। और इसके बाद आए थे थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। तो ये इतने जन क्या हो गए, इनके साथ थे। व्यवहारवाद संप्रदाय में का प्रतिपादन किसने किया, वॉटसन ने। और इनके समर्थन करता थे B.F. स्किनर, C.L. हल, विलियम मैकडूगल, विलियम वुडवर्थ और थॉर्नडाइक, ठीक है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे क्या आएगा, संज्ञानवाद। चौथे नंबर पे आएगा आपके संज्ञानवाद। संज्ञानवाद का दूसरा नाम है गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के कौन थे, मैक्स वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर, इनके क्या थे, मित्र थे, ठीक है। मैक्स वर्दीमर, ये तो क्या है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है। फिर इनके समर्थन में कौन थे, तो लिखते हैं समर्थक कर्ट लेविन, कर्ट लेविन। और मैक्स वर्दीमर के साथ उनके 2 दोस्त, ये कहाँ से थे, जर्मनी से। इनके 2 दोस्त और थे, कौन थे 2 दोस्त, इनके 2 दोस्त और थे, वो थे वर्दीमर कोफा कोहलर, कोफा और कोहलर, यानी कर्ट कोफा और वोल्फगंग कोहलर, ये क्या थे, इनके समर्थन करता थे संज्ञानवाद के, ठीक है। नंबर 5 पे आपके आता है, नंबर 5 पे आएगा मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद के कौन थे, मनोविश्लेषणवाद के कौन है, सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने, मैंने बताया था, जिन्होंने मन के बारे में, मन के प्रकार बताए थे, यानी मन यानी मनोविश्लेषण है, मस्तिष्क का इन्होंने अध्ययन किया था। तो सिगमंड फ्रायड यानी मस्तिष्क के अध्ययन को इन्होंने कहा था कि यही क्या है, मनोविज्ञान है। तो मन के इन्होंने 3 भाग बताए थे, वही क्या है जो मैंने कल बताया था, सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का अध्ययन किया था। और इनके साथ कौन थे, एडलर, ये जो एडलर इसमें दिख रहे हैं ना आपको, कहाँ गया, हाँ, ये जो एडलर थे ना व्यवहार उसमें संज्ञानवाद में, संरचनावाद वाले एडलर वापस मनोविश्लेषणवाद में आ गए। और कार्ल यूंग या जुंग, कुछ भी बोल सकते हैं इसे, कार्ल यूंग बोलो या कार्ल जुंग बोलो, एक ही बात है। फिर आएगा आपके 6 नंबर पे आता है मानवतावाद संप्रदाय, मानवतावाद
संप्रदाय। और मानवतावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। और अंतिम है वो आपके हैं प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय के कौन है? प्रेरकीय संप्रदाय के होंगे विलियम मैकडूगल। तो देखिए वापस शुरू से बता देती हूँ। संरचनावाद के कौन है? विलियम वुंट के जब विलियम जेम्स से क्या हो गई, झगड़ा हो गया या लड़ाई हो गई, तो उन्होंने किसको ऐड किया? एडलर को ऐड किया। और फिर क्या किया? बेड पर ले जाए यानी ब्रेडफोर्ड, और बेड पर ले जाकर फिर क्या किया? टीचिंग करवाई यानी टीचनर। फिर आता है आपके सेकंड नंबर पे आएगा प्रकार्यवाद के थे विलियम जेम्स, जो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? अमेरिका से। तो व्यवहारवाद के कौन कौन थे? व्यवहारवाद के थे बीफ स्किनर, थांडाइक और विलियम मैकडूगल, वुडवर्थ और सीएल हल। ये सब थे किसके? जो प्रकार्यवाद है संप्रदाय उसके। फिर आता है व्यवहारवादी संप्रदाय। देखो प्रकार्यवाद संप्रदाय जो है उसके विलियम जेम्स और उनके जो साथ वाले थे वो समर्थन करता, वो थे जेम्स मैकिन कैटल, और जेम्स मैकिन कैटल के बाद थे एडवर्ड ली थांडाइक, रॉबर्ट एंजिल और जॉन ड्यूवी। ठीक है। इसके बाद जो 3 नंबर पे आता है वो है व्यवहारवादी संप्रदाय। तो व्यवहारवादी संप्रदाय के थे जॉन ब्रोड्स वॉटसन, जिनमें थे उनके साथ थांडाइक, सीएल हल, स्किनर और विलियम मैकडूगल, विलियम वुडवर्थ। इसके बाद बारी आती है 4 नंबर पे संज्ञानवाद यानी गेस्टाल्टवाद की। गेस्टाल्टवाद के थे मैक्स वर्दीमर, जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? जर्मनी से। इनके समर्थन में थे कर्ट लेविन, कर्ट कोफा और कोहलर, वोल्फगंग कोहलर। फिर आता है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के सिगमंड फ्राइड और इनके साथ थे इनके समर्थनकर्ता एडलर और कार्ल जुंग। फिर इसके बाद मानवतावाद संप्रदाय के थे अब्राहम मैस्लो और प्रेरकीय संप्रदाय के थे विलियम मैकडूगल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा कि किस संप्रदाय की क्या क्या देन है। ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहले आता है आपके संरचनावाद संप्रदाय। अब देखो संरचनावाद संप्रदाय के कौन है? संरचनावाद संप्रदाय के अभी मैंने बताया विलियम वुंट। इसके संस्थापक कर्ता कौन है? विलियम वुंट। कहाँ के थे? तो यहाँ लिख दो, जर्मनी। ठीक है। अब इसके उपनाम भी है, यानी इसके नाम भी बहुत सारे हैं। इसका उपनाम है यानी संरचनावाद को क्या कहते हैं? निर्माणवाद। संरचनावाद का दूसरा नाम है निर्माणवाद और एक नाम है निर्मितिवाद। ठीक है। ये 2 नाम इनके इस संप्रदाय के जाने जाते हैं। इसके बाद देखो जो संरचनावाद है वो किस प्रकार हुआ। देखो यह मनोविज्ञान में क्या है? स्थापित होने वाला सबसे पहला संप्रदाय था। तो मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय, मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला क्या है? प्रथम संप्रदाय है। फिर इस संप्रदाय यानी विलियम वुंट ने, मैंने बताया था चेतना के विज्ञान में कि इन्होंने किस पर बल दिया था? चेतना पर यानी संवेदना पर। तो संवेदना क्या है? इनका प्रमुख केंद्र बिंदु। संवेदना या चेतना क्या है? प्रमुख केंद्र बिंदु। संवेदना या चेतना इनका प्रमुख केंद्र बिंदु है। देखो विलियम वुंट जो है उन्होंने क्या की थी? 1879 में क्या की थी? जर्मनी का लिप्जिंग जो शहर है, लिप्जिंग में विश्वविद्यालय है। तो लिप्जिंग में एक प्रयोगशाला स्थापित की, यानी जो चेतना का विज्ञान था, चेतना के विज्ञान में क्या किया? सबसे पहले प्रयोग, क्योंकि उससे पहले तक तो सिर्फ दर्शन शास्त्र पर जोर दिया जाता था। क्योंकि ये जो मनोविज्ञान है वो क्या था? पहले दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ था। यानी देखो 1800 जो पहले क्या था? आत्मा का विज्ञान, फिर क्या था? मन का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान किसने कहा था? विलियम वुंट ने। तो देखो आत्मा का विज्ञान यह भी किससे जुड़ा हुआ है? दर्शन शास्त्र से।
और मन भी क्या है, दर्शन शास्त्र से। और दर्शन शास्त्र में क्या होते हैं, दर्शन शास्त्र में होते हैं विचार, यानी विचारों पर ही चर्चा की जाती है। दर्शन शास्त्र में किस पर प्रयोग किया जाता है, यानी चर्चा की जाती है, इसका अध्ययन, विचारों का अध्ययन। यानी आपने क्या विचार दिया, मैंने क्या विचार दिया, जो विचार जैसे देगा उसके अकॉर्डिंग वो विचारधारा चलती जाएगी। तो विचार तो हर कोई दे सकता है, लेकिन उन पे विशेष रूप से तथ्य है, यानी उनको साबित कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, प्रयोगशाला, यानी प्रयोग करना चाहिए। तो प्रयोग करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1879 में चेतना यानी संवेदना पर प्रयोग करने के लिए क्या किया, एक प्रयोगशाला स्थापित की जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, तो प्रयोगशाला जब इन्होंने स्थापित की, वहाँ पर क्या किया, प्रयोग किया, तो ये जो दर्शन है विचारधारा से हटकर ये क्या बन गया, एक नया स्वतंत्र मनोविज्ञान क्या बन गया। 1880 में नया स्वतंत्र विषय बन गया था, क्योंकि ये मनोविज्ञान की विचारधारा से क्या हो, दर्शन शास्त्र से क्या हो गया, मनोविज्ञान की विचारधारा अलग हो गई थी, तो ये स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आ गया। कब आया, 1880 में। तो अब इन्होंने क्या किया, दर्शन से किसमें लेके आए, ये प्रयोगशाला का मतलब क्या है कि पहले मनोविज्ञान किसमें था, दर्शन में था, फिर बाद में किसमें आ गया, देखो बाद में किसमें आया, बाद में आ गया भौतिक शास्त्र, इसमें आया भौतिक शास्त्र। और भौतिक शास्त्र में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, भौतिक शास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, विचारों से किस मनोविज्ञान को किसमें लेके आए, विचारों से प्रयोग में लेके आए, विचारों से प्रयोग में लेके आए। तो जब वो प्रयोग में लेके आए तो ये क्या हो गया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यानी इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। प्रयोगात्मक या प्रयोगवाद के जनक भी कर लो, सीधा कर लो। प्रयोगवाद के जनक कौन है, इन्हें सबसे पहले प्रयोग किसने किए थे, 1879 में प्रयोगशाला स्थापित करने के बाद सबसे पहले विलियम वुंट। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये तो देखो पुरातन विचारधारा है, दर्शन तो प्राचीन समय से चला आ रहा है, तो नई विचारधारा के रूप में क्या बन गया, भौतिक शास्त्र। तो भौतिक शास्त्र से फिर बाद में ये अलग हो गया था, इसलिए इनको आधुनिक मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है, यानी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। तो किसको कहा जाता है, विलियम वुंट को क्या कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है, विलियम वुंट को। प्रयोगवाद का जनक भी विलियम वुंट को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1879 में एक क्या की थी, सबसे पहले इन्होंने 1879 में लिप्जिंग में प्रयोगशाला स्थापित की थी। अब विलियम वुंट के अनुसार देखो संवेदना क्या होती है, संवेदना क्या है। तो संवेदना किसे कहेंगे, हमारे शरीर में 5 क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 क्या है, ज्ञानेंद्रियां। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो भी देखती है, यानी इनका जो भी कार्य है, ये क्या करती है, अपना सारा ज्ञान, जैसे समझ लो ये आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये जो भी करती है वो सारे कार्य किसको पहुंचाती है, संवेदना को। तो ये क्या हो गया, संवेदना का दूसरा नाम क्या है, चेतना। यानी संवेदना को क्या कहते हैं, ये क्या है, मानसिक वृद्धि का प्रथम ज्ञान, यानी जो भी ज्ञान हम एकत्रित करते हैं इन 5 ज्ञानेंद्रियों से, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, मानसिक वृद्धि का प्रथम ज्ञान, मानसिक वृद्धि का प्रथम ज्ञान। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इंद्रियां। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां मैंने बताई है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों, तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रथम ज्ञान भी क्या है, संवेदना है। ये सब संवेदना की परिभाषा बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके मैंने नाम बताए थे आपको दो नाम क्या है, निर्माणवाद और निर्मितिवाद। निर्माणवाद क्यों कहा गया है, क्योंकि संवेदना का निर्माण कैसे हुआ है, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर हुआ है। संवेदना का निर्माण कैसे हुआ, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनसे मिलकर हुआ है, इस निर्माण हुआ है इसका, इसलिए इसको नाम निर्माणवाद दे दिया, निर्माणवाद। दूसरा है निर्मितिवाद, अभी मैंने नाम बताया था। निर्मितिवाद का मतलब क्या है कि संवेदना किससे मिलकर निर्मित हुई है, तो किससे मिलकर, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, तो इसलिए इसको निर्मितवाद कहते हैं। यानी निर्मित हुई है ये किससे मिलकर, 5 ज्ञानेंद्रियों से, इसलिए इसको निर्मितवाद। और लास्ट है, इनके क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर ये निर्मित हुई है, इसलिए इसकी संरचना क्या होती है, निश्चित होती है, क्योंकि ये फिक्स है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इसलिए संवेदना की संरचना क्या हो गई, निश्चित हो गई। इसलिए निश्चित होने की वजह से इसको क्या कहा गया, संरचनावाद।
तो इसके तीनों नाम क्लियर कर दिए कि संरचनावाद इसको क्यों कहते हैं, निर्माणवाद क्यों कहते हैं और निर्मितिवाद क्यों कहते हैं। अब आता है अगला जो संप्रदाय है वो कौन सा है, प्रकार्यवाद। अगला जो संप्रदाय है वो है प्रकार्यवाद संप्रदाय। तो देखिए प्रकार्यवाद संप्रदाय क्या होता है। प्रकार्यवाद को क्या कहते हैं, कार्यवाद संप्रदाय भी कहते हैं। कार्यवाद, अगर आपको संरचनावाद समझ में आ गया है तो आपको प्रकार्यवाद भी बहुत इजी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रकार्यवाद है वो संरचनावाद के बाद की स्थिति है। क्योंकि इनका मतभेद कहाँ हुआ था, इनका मतभेद हुआ था जब इन्होंने संरचनावाद दिया था, तो उसी समय इनका मतभेद हो गया था। तो अब देखो वहाँ तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया, संवेदना तक पढ़ लिया, यानी ये 5 क्या है, ज्ञानेंद्रिय। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रिय क्या करती है, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ संवेदना को ज्ञान प्रदान करती है, यानी ज्ञान पहुंचाती है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने मतलब प्रकार्यवाद के कौन है, पहले तो बता देती हूँ, विलियम जेम्स इसके क्या है, प्रतिपादन करता है। तो विलियम जेम्स ने क्या कहा, ये कहाँ चले गए थे बाद में, थे अमेरिका चले गए थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, विलियम वुल्फ ने जब कहा कि ये 5 ज्ञानेंद्रिय क्या करती है, संवेदना को क्या करती है, अपना ज्ञान प्रेषित करती है, पहुंचाती है। तो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो विलियम वुल्फ है उन्होंने कहा था कि संवेदना के द्वारा क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर अध्ययन करना है, मनुष्य का अध्ययन करना है, तो हमें उसकी संवेदना का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, संवेदना का अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना है, प्रत्यक्षात्मक करना है, प्रत्यक्षवाद। हमें क्या करना है, प्रत्यक्षीकरण लिखते हैं, हमें क्या करना है, प्रत्यक्षीकरण करना है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि जो भी ज्ञानेंद्रियों ने सूचना किसको भेजी है, संवेदना को भेजी है, तो संवेदना क्या करेगी, उनकी एक निश्चित आकृति बनाएगी, यानी दिमाग के अंदर एक निश्चित आकृति बनाएगी, और वही आकृति क्या कहलाती है, प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, नाम, उसका नाम, यानी वो क्या चीज़ है जो हमारे दिमाग में है, उसकी व्याख्या और उसकी पहचान, वो क्या है, कैसा दिखता है, क्या करता है, ये सब बातें। जैसे समझ लो कोई चीज़ है, वो चीज़ क्या है, जैसे मिठाई में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, तो कौन सी चीज़ का कौन सा स्वाद है, वो सब बातें किससे रिलेटेड है, प्रत्यक्षीकरण से। उसकी आकृति कैसी है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी क्या कहलाती है, व्याख्या कहलाती है। तो प्रकार्यवाद ने क्या कहा कि जो ज्ञानेंद्रियाँ संवेदना तक पहुंचाती है, और तो क्या होता है, संवेदना का कार्य क्या है, उसका प्रत्यक्षीकरण करना संवेदना का कार्य है। यानी मनोविज्ञान क्या है, संवेदना के कार्यों का अध्ययन है। तो संवेदना के कार्य क्या है, प्रत्यक्षीकरण करना, इसलिए इसको क्या कहा गया, कार्यवाद या प्रकार्यवाद। यानी कार्य करता है, संवेदना का कार्य क्या है, मनोविज्ञान का अध्ययन है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसको कार्यवाद संप्रदाय कहा था। और इसी वजह से इन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोल दी, मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली। कब खोली, 1895 में। 1895 में कहाँ पर खोली थी, मसाचुसेट्स। और ये जगह कहाँ पर है, अमेरिका में। मसाचुसेट्स नाम की जगह पर 1895 में इन्होंने क्या किया, विलियम जेम्स ने एक प्रयोगशाला खोली, जो क्या है, दूसरी प्रयोगशाला कहलाती है। पहली प्रयोगशाला तो कब थी 1879 में, ठीक है, 1879 में। और अब जो दूसरी खोली थी वह थी 1895 में, और ये वो कहाँ थी, जर्मनी में, और ये कहाँ है, अमेरिका में। वो थी लिप्जिंग में, और ये थी मसाचुसेट्स नामक स्थान पर। इस प्रकार इसमें इन्होंने किस पर प्रयोग किया, प्रत्यक्षीकरण पर, और उसमें उन्होंने किस पर प्रयोग किया, संवेदना पर। आ गया समझ में, हो गया क्लियर। अब देखो तीसरा जो संप्रदाय है व्यवहारवाद संप्रदाय। तीसरा जो संप्रदाय है वो क्या है, व्यवहारवाद संप्रदाय। अब देखो व्यवहारवाद संप्रदाय के कौन होंगे, जॉन ब्रोड्स वॉटसन।
जॉन ब्रोड्स वॉटसन इसके क्या है, प्रतिपादन करता है। और इसके समर्थक कौन होंगे, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, विलियम मैकडूगल, विलियम वुडवर्थ और C.L. हल, ठीक है, और इवान P. पेट्रोविच, यानी जो पावलोव है उनके बारे में। ये क्या है, व्यवहारवादी कहलाते हैं। तो व्यवहारवाद ने क्या किया था, सन 1913 में, यानी जो जॉन ब्रोड्स वॉटसन है उन्होंने सन 1913 में कोलंबिया कहाँ है, कोलंबिया अमेरिका में है, कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया, यानी जॉन ब्रोड्स वॉटसन कहाँ के प्रोफेसर थे, कौन सी कॉलेज में, यानी इस विश्वविद्यालय में वो क्या थे, प्रोफेसर थे। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या की थी, सन 1913 में व्यवहारवाद की घोषणा की थी। कि व्यवहारवाद नाम की कोई होती है, क्या होती है, कोई मत होता है व्यवहारवाद, उसका क्या अध्ययन है। तो व्यवहारवाद की उन्होंने क्या की थी, घोषणा की। जब उन्होंने व्यवहारवाद की घोषणा की तो व्यवहार से किसकी घोषणा की, उन्होंने व्यवहारवाद की घोषणा की। तो व्यवहारवाद क्या हो गया, व्यवहार से निकले विचार को क्या कहते हैं, व्यवहारवाद करते हैं। व्यवहार से निकले विचार को क्या कहेंगे, व्यवहारवाद कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद व्यवहार क्या है, देखो व्यवहारवाद तो पता चल गया, व्यवहारवाद क्या है, व्यवहार से निकले विचार को व्यवहारवाद कहते हैं। और व्यवहार क्या होगा, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप क्या कहलाता है, व्यवहारवाद कहलाता है। यानी जो हमारी मन की स्थिति है उसका बाहरी रूप क्या कहलाएगा, यानी हमारे जो व्यवहार है ना वो क्या होगा, आमने सामने दिखाई देता है, हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, इसलिए इसको बाह्य रूप कहा जाता है। अब 1924 में इसकी पुस्तक, वॉटसन की एक पुस्तक है, उन्होंने रिलीज की थी, वो है व्यवहारवादी नाम है उसका। उस पुस्तक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि व्यवहारवाद क्या होता है, व्यवहारवाद के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें इस व्यवहारवाद नामक पुस्तक जो सन 1924 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, उस बुक के बारे में उस बुक से हमें व्यवहार के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि वो क्या है, मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य या फिर जो मानव है उसके व्यवहार पर आधारित है, इसलिए यह पुस्तक व्यवहारवाद के नाम से जानी गई। फिर वॉटसन के अनुसार जो व्यवहार है वो क्या है, वातावरण के उद्दीपन और अनुक्रिया पर आधारित होता है। जैसे समझ लो उद्दीपन और अनुक्रिया, ये नाम आपने अभी सुने ना, उद्दीपन और अनुक्रिया, यानी व्यवहार किस पर डिपेंड करता है, वातावरण के उद्दीपक या अनुक्रिया। जैसे समझ लो हमें कुछ खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, अब जैसे मैं कह दूं कि ये उद्दीपक तो क्या होगा, उद्दीपक का मतलब होता है हमारे व्यक्ति को 3 होती है प्रक्रियाएं, एक तो होती है सहज क्रिया, एक होती है प्रतिक्रिया और एक होती है अनुक्रिया। तो सहज क्रिया तो वो होती है कि जैसे समझ लो हमारा जो इसे नींद लेना, भूख प्यास, ये सब क्या है, हमारी क्रियाएं हैं, ये हमें जन्म से मिली हुई है, ये हमारी मूल प्रवृत्तियां कहलाती है। और जो दूसरी है प्रतिक्रिया, वो है क्रिया पर वापस क्या करना, कोई ना कोई कार्य करना, वो क्या हो गया, प्रतिक्रिया। और तीसरा आता है अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या है, जब हमें कोई उद्दीपक दिखता है, कोई भी उद्दीपक यानी वो वस्तु, जब कोई उद्दीपक दिखता है तो हमें क्या होती है, अनुक्रिया, हम उसके लिए अनुक्रिया करते हैं। जैसे समझ लो आप क्या कर रहे हो, अभी रिट की तैयारी कर रहे हैं, उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य, उद्दीपक का मतलब क्या होगा, लक्ष्य, यानी हम क्या कर रहे हैं, समझ लो हम सभी रिट की तैयारी कर रहे हैं, तो रिट की तैयारी के लिए हमारे सामने क्या लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, निरंतर गूढ़ अध्ययन करेंगे, और वही गूढ़ अध्ययन करने की क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। तो समझ में आ गया, उद्दीपक मतलब लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। तो व्यवहारवाद ने क्या कहा कि आपके सामने कोई उद्दीपक होता है तो वो उद्दीपक अगर वो लक्ष्य हमारे सामने है तो उसके लिए हम जरूर क्रिया करेंगे, और वही क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया। तो व्यवहारवादियों के अनुसार कि वातावरण में जो उद्दीपक होते हैं उसके अनुसार अनुक्रिया होती है, और व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होना या व्यवहार की जो दशाएं हैं वो क्या हो जाती है, हमारे सामने प्रकट हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह क्या है, इसके लिए उद्दीपन अनुक्रिया के लिए आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे समझ लो माता पिता अगर
माता पिता ने जैसे हमें जन्म दे दिया, लेकिन उसके बाद हमारे सामने हम क्या चॉइस करते हैं, कौन सा लक्ष्य है वो, और उसके लिए क्या क्रिया करनी पड़ेगी, वो हमें आनुवंशिक गुणों से प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, खुद ही क्रिया करनी पड़ती है। तो वह क्रिया क्या है, वातावरण पर डिपेंड करती है कि हमें कैसा वातावरण मिल रहा है, उस वातावरण के अनुसार हम उद्दीपक और अनुक्रिया करेंगे। इसीलिए वॉटसन ने क्या कहा था, वॉटसन का वो वाक्य है कि मुझे क्या कर दीजिए आप, 1 दर्जन शिशु दे दीजिए, 1 दर्जन शिशु दे दीजिए, मैं उनकी बिना योग्यता जाने, यानी उनकी योग्यता नहीं जानूंगा कि उनकी क्या योग्यता है, वो कितने इंटेलिजेंट है, कितने कमज़ोर है, कितने उसमें से मंद है, कितने सामान्य है, तो मैं उनकी बिना योग्यता जाने क्या करूँगा, उनको आप कहोगे जो बना दूंगा। यानी उनको आप कहोगे डॉक्टर बना दो, आप कहोगे इंजीनियर बना दो, आप कहोगे वकील बना दो, यहाँ तक कि मैं उसको चोर भी बना सकता हूँ। कहने का तात्पर्य कि मुझे कोई सा भी शिशु दे दो आप, मैं उसे वातावरण के अनुसार ढालकर उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आज का हमारा ये जो टॉपिक है व्यवहारवाद, ये कंप्लीट होता है। और कल हम मिलेंगे अगले जो संप्रदाय मैंने बताए, जैसे संज्ञानवाद है या जो गेस्टाल्टवाद मैंने बताए, इन सब संप्रदायों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सबको क्या हो गया, आप सबको समझ में आया होगा, और मैं आपकी जो आपने आशाएं की है मुझसे, उन आशाओं पर खरी उतरने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और अगर कोई गलती हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैंने कहाँ गलती की है, और कुछ अन्य सुझाव अगर आपको देने हों तो वो सुझाव भी आप मुझे दे सकते हैं। तो अगली क्लास में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।